तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। आज इस जो हमारा चैप्टर चल रहा था ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसका लेक्चर नंबर 5 है। आज से इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 टॉपिक्स आज हमने लिए हैं इसके अंदर, तो छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। तो हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक से, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। पिछले लेक्चर्स में हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा था कि ये जो ड्रग्स होते हैं ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और कैसे करते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है पूरा, कि ये एसिटाइल कोलिन की सिक्रेशन को बढ़ाते हैं क्या, फिर और ये जो हमारा ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम उसको इनहिबिट करते हैं। ये सारे हमने डिटेल में पढ़ रखे हैं। इस लेक्चर में हम उन ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं जो इन कोलिनर्जिक ड्रग्स के अपोजिट एक्ट करता है। अपोजिट एक्ट करता है यानी हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट को डिक्रीज करेगा। ठीक है, उन ड्रग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो आज की कहानी होगी इन्हीं ड्रग्स के बारे में है, समझ रहे हो, इन्हीं ड्रग्स के ये बारे में। अच्छा, अब इन ड्रग्स को हम बहुत से नामों से जानते हैं। जैसे हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स के बहुत सारे नाम देखे हैं, वैसे ही एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के भी बहुत सारे नाम हैं। तो पहला नाम तो यही हो गया एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। इनके मायने भी हम आपको बाद में बतलाएंगे। दूसरा इसका नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है आपका पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग। पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग। और क्या नाम है इसका? मुस्कैरेनिक एंटागोनिस्ट। और क्या हो सकता है इसका नाम? निकोटिनिक एंटागोनिस्ट भी इसका नाम हो सकता है। निकोटिनिक एंटागोनिस्ट। और इसका नाम क्या है? और इसका नाम है कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स। कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स, इसको हम एंटी स्पाज्मोडिक भी बोलते हैं। क्या हम इन्हें यहाँ लिख देता हूँ, एंटी पैरासिम्पैथिक ड्रग्स भी बोलते हैं। पैरासिम्पैथिक ड्रग्स भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, अब हम इन सभी के नाम के मतलब भी जान लेते हैं। मैं यहाँ पे एक नई स्लाइड ले लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर एक स्लाइड दे रखता हूँ। वो थोड़ा सिस्टम हीट कर रहा था तो मैंने थोड़ा सेटअप करा है ताकि हीट वो कम हो। यहाँ पे ठीक है। तो सबसे पहले नाम ने क्या लिखा? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटी मतलब अपोजिट। अपोजिट किसके काम करेगा? कोलिनर्जिक ड्रग्स के। ध्यान से सुनते रहना। पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स, क्या नाम लिखा है? पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स, यानी ये पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट को कम करेगा। लिटिक कम करना, डिक्रीज। तीसरा में नाम लिखा है मुस्कैरेनिक एंटागोनिस्ट। अरे
तीसरा नाम है मुस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट। अब कोलिनर्जिक ड्रग्स में हमने पढ़ा था कि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं, ध्यान से देखना, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं वो मुस्कैरिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। जब मुस्कैरिनिक रिसेप्टर पे ऐड करेंगे तो जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी। तो ये जो ड्रग्स है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं, ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं ये इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, दीज रिसेप्टर्स। चौथा नाम क्या था भाई साहब? निकोटिनिक एंटागोनिस्ट। वही सेम जैसा मुस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट था वैसे ही निकोटिनिक एंटागोनिस्ट है। कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स, जो रिसेप्टर्स हैं सेम नाम है, उनको ब्लॉक करता है। एंटी स्पाज्मोडिक, एंटी स्पाज्मोडिक, देखो स्पाज्मो होता है कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं, ठीक है। अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज कराता है, जो खासकर जो भी आपके इनवॉलेंट्री जो होते हैं लाइक इंटेस्टाइन वाले, उनको इंक्रीज कराता है। तो अब चूंकि ये ड्रग्स जो हैं कोलिनर्जिक के अपोजिट एक्ट करते हैं, तो इसलिए ये आपके एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स भी कहलाते हैं। तो ये उसके अपोजिट एक्ट कर रहे हैं ना, ये स्पाज्म को रोक रहे हैं, तो इसलिए एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग। और एंटी पैरासिम्पैथेटिक ड्रग समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब हमने इनके नाम देख लिए, ठीक है जी, हमने इनके नाम देख लिए। अब बारी आती है भाई साहब इनके क्लासिफिकेशन की। मैं ये सब डिलीट कर देता हूं अभी, डिलीट। क्लासिफिकेशन, अब इस क्लासिफिकेशन में क्या है कि जो पैरा सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स हैं वो दो टाइप में आपके डिवाइड हुए हैं, दो तरीके के होते हैं। एक है आपके मुस्कैरिनिक ब्लॉकर, फिर मुस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट, या फिर एंटी मुस्कैरिनिक एजेंट, मुस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट या फिर एंटी मुस्कैरिनिक एजेंट्स। और दूसरा है एंटी निकोटिनिक एजेंट्स, एंटी निकोटिनिक एजेंट्स। एजेंट्स का मतलब ड्रग समझ लो, यहाँ पे एजेंट्स मींस ड्रग, ओके। अब एंटी निकोटिनिक एजेंट्स में भी ये दो कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। एक हैं आपके गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स और एक हैं आपके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। ये क्यों डिवाइड हुए हैं? क्योंकि जो आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं वो है NN और NM, निकोटिनिक न्यूरोनल, निकोटिनिक मस्कुलर, यानी एक मसल्स पे एक्ट करता है निकोटिनिक रिसेप्टर जो एक मसल पे है, और एक न्यूरॉन्स पे है निकोटिनिक रिसेप्टर जो कि नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करता है। तो एक आपके गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हो गए और एक आपके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हो गए। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक जनरल मैकेनिज्म मैं इसका बता देता हूँ कि ये जो ड्रग्स हैं हमारी बॉडी में एक्ट कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने सिंपल बता दिया कि पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट को कम करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट को कम करेंगे, लेकिन ये कम होता कैसा है, ठीक है, कैसे कम होता है और इस इफेक्ट के कम होने से इसका रिजल्ट क्या निकलता है वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको ये कर देता हूँ। अब देखो कैसे मैकेनिज्म में क्या होता है। देखो
जो कोलिनर्जिक ड्रग्स थे आपके, कोलिनर्जिक ड्रग्स थे, वो रिसेप्टर पे एक्ट करते थे, रिसेप्टर से वो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट को लाते थे। अब ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं, फिर पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स जो हैं, ये इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे। अब हमारी बॉडी में क्या होता है, देखो दो सिस्टम्स हैं, एक है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और एक है सिंपैथेटिक सिस्टम। हमारी बॉडी में ये दोनों सिस्टम जो हैं एक बैलेंस में रहते हैं। बैलेंस मतलब बराबर नहीं रहते, मतलब कोई कम या कोई ज्यादा ऐसे चलता है। बात समझ में आ रही है? अब होता क्या है कि जब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स ने रिसेप्टर ब्लॉक करा तो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट कम हुआ। जब ये कम होता है तो इसकी रिजल्ट में जो ये सिंपैथेटिक सिस्टम का जो इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्यों? वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ये अपना इफेक्ट डालता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे और इसको कंट्रोल रखता है, एंड वाइस वर्सा। ऐसे ही सिंपैथेटिक सिस्टम जो है, ये तो जूम हो गया कुछ, ऐसे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये अपना इफेक्ट डालता है इस पे और पैरासिम्पैथेटिक को कंट्रोल में रखता है। अब क्या हुआ कि जैसे ही आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डाउन हुआ तो इस पे कंट्रोल चला गया। तो जब कंट्रोल चला गया तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम इंक्रीज हो गया और इसी को हम कहते हैं, एक टर्म हम लेके आए हैं, मतलब टर्म है किताबों में, हाँ रेड ले लेते हैं, जिससे हम कहते हैं रिलेटिव डोमिनेंस। रिलेटिव डोमिनेंस। असल में कोई सा भी इफेक्ट इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज नहीं हो रहा। मतलब पैरासिम्पैथेटिक बंद हो गया ड्यू टू द एक्शन ऑफ द ड्रग्स, लेकिन सिंपैथेटिक का जो इफेक्ट है वो उतने का उतना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन क्योंकि इसके डाउन होने से इसका जो कंट्रोल है इस सिंपैथेटिक सिस्टम पे वो चला गया, जिसकी वजह से ये सिंपैथेटिक सिस्टम जो है इसका इफेक्ट जो हमें देखने को मिला वो बढ़ गया और इसी को हमने बोला है रिलेटिव डोमिनेंस। और दूसरा भी नाम है इसका दूसरा भी नाम है अनअपोज्ड इफेक्ट। अनअपोज्ड इफेक्ट क्यों? क्योंकि इस इफेक्ट को रोकने वाला हमने ड्रग की वजह से बंद कर दिया है। आप समझ रहे हैं इन सब चीजों को? तो ऐसे ये जो ड्रग्स हैं इनके कंजम्पशन से हमारी बॉडी में, इन ड्रग्स के कंजम्पशन से हमारी बॉडी में जो सिंपैथेटिक इफेक्ट है वो इंक्रीज होता है। अभी सिंपैथेटिक इफेक्ट्स क्या क्या है ये हम आपको अगले कुछ लेक्चर्स में समझा देंगे, ठीक है? एक बेसिक मैकेनिज्म है जिस तरीके से ये ड्रग्स जो हैं काम करती हैं, ठीक है? अब नाउ हम बैक टू क्लासिफिकेशन, फिर से क्लासिफिकेशंस पे आ जाते हैं अपनी। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उसमें दो पार्ट्स थे, ठीक है? एक था मुस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट और एक था निकोटिनिक एंटागोनिस्ट, या फिर एंटी मुस्कैरिनिक एजेंट या फिर एंटी निकोटिनिक एजेंट। अब ये जो एंटी मुस्कैरिनिक एजेंट्स हैं इसके 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है नेचुरल, जो नेचुरली अवेलेबल है। दूसरा है सेमी सिंथेटिक और तीसरा है आपका सिंथेटिक। अब इन कैटेगरीज में आपके ड्रग्स हैं, जैसे नेचुरल में एग्जांपल के तौर पे आपका आता है एट्रोपिन, बहुत फेमस ड्रग है एट्रोपिन, और दूसरा है स्कोपोलामीन, ठीक है? नेचुरल में कौन से हैं? एट्रोपिन है और स्कोपोलामीन है। समझ में आ रही है बात?
सेमी सिंथेटिक में कौन सा है? सेमी सिंथेटिक में आपका आता है हीमाट्रोपिन। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स आपको याद जरूर होने चाहिए। हीमाट्रोपिन, प्रोपेंथिलीन और जो आपके सिंथेटिक हैं आपके एंटी मुस्कैनिक एजेंट्स, उसमें आपका आता है पायरेनजीपाइन। ठीक है, पायरेनजीपाइन। आइसोप्रोपामाइड ब्रोमाइड। ठीक है, और भी इनमें ड्रग्स आते हैं जो मैंने आगे पीडीएफ में लगा रखे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो एंटी मुस्कैनिक एजेंट्स के तीन कैटेगरी हैं। पहली है नेचुरल, दूसरी है सेमी सिंथेटिक और तीसरी है सिंथेटिक। पहली है नेचुरल, दूसरी है सेमी सिंथेटिक, तीसरी है सिंथेटिक। पहली में आता है एट्रोपिन और स्कोपोलामीन। ठीक है, दूसरी में आता है तो सेमी सिंथेटिक है, उसमें आता है हीमाट्रोपिन, प्रोपेंथिलीन और सिंथेटिक में आता है पायरेनजीपाइन, आइसोप्रोपामाइड ब्रोमाइड। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब जैसे ही आपके एंटी मुस्कैनिक एजेंट्स थे, वैसे ही एंटी निकोटिनिक एजेंट्स के भी हम क्लासिफिकेशन और देखते हैं। ये आपके दो टाइप्स में क्लासिफाई हुए थे। पहला है आपका गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स और दूसरा है आपका न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स में जो आपके एग्जाम्पल्स आते हैं वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? हाँ जी, तो बीच में रिकॉर्डिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो ये पार्ट में फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जो एंटी निकोटिनिक ड्रग्स हैं वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं। पहला है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, दूसरा है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स है उसका एग्जाम्पल आता है हेक्सामेथोनियम एंड मिकालामाइन। ठीक है, और जो आपके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं उसमें दो एग्जाम्पल्स हैं, सक्सिनाइलक्लोलीन एंड वेनोकोन्यूरियम। ठीक है, और एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये ड्रग्स ब्लॉक करते हैं। ये मैंने सब लिख रखा है यहाँ पे कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, ये ड्रग रिसेप्टर ऑक्यूपाई करते हैं, एसिटाइलकोलिन को बाइंड होने प्रिवेंट करते हैं, इनको पैरासिम्पैथेटिक, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, कोलिनर्जिक और मुस्कैनिक एंटागोनिस्ट, एंटीस्पास्मोटिक, ये सब नामों से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कोलिनर्जिक ड्रग्स की, दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं। एक है एंटी मुस्कैनिक एजेंट, दूसरा है एंटी निकोटिनिक एजेंट्स। जो एंटी निकोटिनिक एजेंट्स हैं वो फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किए गए हैं। एक है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, दूसरा है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स जो एनएन ब्लॉकर्स भी कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स को एनएम ब्लॉकर्स भी हम कहते हैं। ये एंटी मुस्कैनिक एजेंट के बारे में बता रखा है, जो मुस्कैनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, इसको हम एट्रोपिन एजेंट्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक ड्रग आती है एट्रोपिन, इस कैटेगरी में ड्रग आती है एट्रोपिन, जो कि काफ़ी वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, क्लासिफिकेशंस हैं, ये देख लेना, वो सब मैंने आपको पहले बता रखा है। ये गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स की वही क्लासिफिकेशन है। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स के चार कैटेगरी हैं। एक है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस, मोनोसल्फोनियम कंपाउंड्स, persistent depolarizing blocker। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड में हेक्सामेथोनियम, पेंटोलियम, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में मेकालामाइन एंड पाइपिडीन। मोनोसल्फोनियम कंपाउंड में से ट्राइमेथाफान, कैम्सिलेट और परसिस्टेंट डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में आपकी निकोटीन है लार्ज डोज में। अब जब निकोटीन लार्ज डोज में ले लेंगे तो वो डीपोलराइजेशन जो होता है उसको ब्लॉक कर देगा, जिससे इम्पल्स ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, जिससे आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज नहीं होंगे
जिससे आपका इफेक्ट जो है वो नहीं आएगा। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हो गए, ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर हैं। डीपोलराइजेशन मतलब कुछ डीपोलराइजिंग होते हैं, जैसे सक्सिनाकोलिन है, नॉन डीपोलराइजिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग वेनकोन्यूरियम, लॉन्ग एक्टिंग पैनक्यूरोनियम। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर यहीं तक था। आज का जो मेन ऑब्जेक्टिव था मेरा डेफिनेशन समझाना और क्लासिफिकेशन बता देना। और क्लासिफिकेशन में भी जो हम अगले लेक्चर्स में हम कंसीडर करेंगे वो हम मुस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट को ही कंसीडर करेंगे। जो आपके निकोटिनिक एंटागोनिस्ट हैं उसको हम इतना नहीं देखेंगे थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन इतना हम कंसीडर नहीं करेंगे जितना हम मुस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट को कंसीडर करेंगे। और इसमें भी हम इम्पॉर्टेंटली हम एट्रोपिन के बारे में पढ़ेंगे। एट्रोपिन के फार्माकोलॉजिकल यूजेस देखेंगे, इसके इंडिकेशंस देखेंगे, साइड इफेक्ट्स देखेंगे, डोजेस देखेंगे, सब देखने वाले हैं। तो थैंक यू। लेक्चर थोड़ा छोटा ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।